Hello everyone, welcome back to my channel Goodness Pharmacy. Today we start our next chapter drugs acting on autonomic nervous system. अब तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा था ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो भी ड्रग्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्शन कर रही थी। बट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे एक्शन करती हैं। जैसा कि इस चार्ट में शो है, नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है, इसे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाया गया है। नर्वस सिस्टम को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज सब डिवाइडेड इनटू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस चैप्टर में जो मेन रोल है वो ये दो सिस्टम का है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स का एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। The two divisions have opposing effect and normally their effects are in state of equilibrium. ये जो दो नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, इन दोनों का जो एक्शन रहता है बिल्कुल अपोजिट रहता है। The prime function of the sympathetic nervous system is to help a person to adjust to stress and prepare the body for fight and flight reaction. जनरली क्या होता है, हमारी बॉडी में दो सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये दोनों सिस्टम कब कब एक्टिवेट होते हैं? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये इमरजेंसी कंडीशन में वर्क करता है, लाइक फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन। जब कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है या कोई शॉकिंग मूवमेंट रहता है या कोई भी इमरजेंसी कंडीशन रहती है, तो उस कंडीशन में जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तभी इसे बोला जाता है फाइट और फ्लाइट रिएक्शन। ओके, और जो सेकंड सिस्टम रहता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जो सिस्टम है हमारी बॉडी में ऑल टाइम फंक्शन करता रहता है, मेनली पार्टिसिपेट इन टिश्यू बिल्डिंग रिएक्शन। जनरली टिश्यू बिल्डिंग रिएक्शन मतलब बॉडी में जितने भी प्रोसेस चल रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है या फिर टिश्यू जनरेट हो रहे हैं, जितनी भी अदर रिएक्शंस रहती हैं जो नॉर्मल कंडीशन में वर्क करती हैं। तो अगर हम देखें तो नॉर्मली जो वर्क करता है हमारी बॉडी में वो रहता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इमरजेंसी कंडीशन में या फिर स्ट्रेसफुल कंडीशन में, ठीक है, फाइट ऑफ फ्लाइट कंडीशन में जो सिस्टम वर्क करता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर एक लाइन दी गई है, मैन कैन स्टिल सर्वाइव विदाउट सिंपैथेटिक सिस्टम इफ मेंटेन स्ट्रेस फ्री बट नॉट विदाउट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मैन जो है, कोई भी पर्सन है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बिना तो रह सकता है लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बिना नहीं रह सकता। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर वो स्ट्रेस फ्री है तो, ठीक है। तो जनरली देखें तो हमारी बॉडी में जो ऑल टाइम वर्क करता रहता है बॉडी के लिए जो इम्पोर्टेंट नर्वस सिस्टम है दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो इस चैप्टर में यही दो सिस्टम जो हैं वो वर्क करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कौन कौन से हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं उसके, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं जो इससे अफेक्टेड रहते हैं। इसमें आती हैं ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, यूरिनरी सिस्टम, यूटिरस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आई एंड हार्ट। जनरली ये सारे जो ऑर्गन्स रहते हैं ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू इफेक्टेड रहते हैं, इनका बेसिकली इन्हीं पे वर्क रहता है। ओके, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जनरली इस चैप्टर में दो सिस्टम है, एक है कॉलिनर्जिक सिस्टम और सेकेंड इज एड्रेनर्जिक सिस्टम। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी कॉलिनर्जिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, तो कॉलिनर्जिक नर्वस सिस्टम क्या है? एसिटाइल कोलिन एंड एस्टर ऑफ कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। कॉलिनर्जिक सिस्टम को हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि ये वो सिस्टम है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एसिटाइल कोलिन होता है। The nerves that synthesize, store and release acetylcholine are called a cholinergic. इसे cholinergic क्यों कहा जाता है? मतलब वो nerves जो एसिटाइलकोलिन को सिंथेसाइज करती हैं, स्टोर करती हैं और उसे रिलीज करती हैं, ठीक है, तो वो सिस्टम कहलाता है हमारा cholinergic नर्वस सिस्टम। जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर ये क्या है, ये नर्व एंडिंग है, किसी भी न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है जहाँ पर एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस होती है। अब एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस कैसे होती है? एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन दोनों कंबाइंड होकर एसिटाइलकोलिन बनाते हैं, ठीक है, जो कि स्टोर होते हैं इन रिजर्वायर्स में, उनकी नर्व एंडिंग पे स्टोर होते हैं इस तरीके से। एसिटाइलकोलिन इन स्टोर्ड इन वेसिकल्स, ठीक है, वेसिकल्स में एसिटाइलकोलिन स्टोर होते हैं,
ठीक है, ये नर्व एंडिंग दे रखी है। अब जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होके ये अपने रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर जाता है। यहाँ पर दे रखे हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। इट मीन्स दैट जब हम कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ रहे हैं तो कोलिनर्जिक सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर वर्क कर रहा है वो है एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन अपनी नर्व एंडिंग से रिलीज होता है और अपने रिसेप्टर्स से जाके बाइंड करता है और अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, तो कुछ ही एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है रिसेप्टर से और कुछ एसिटाइलकोलिन क्या होता है, कोलिनेस्टरेज एंजाइम की प्रेजेंस में कोलिन और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, कोलिन को वापस से इसमें रीअपटेक कर लिया जाता है। तो इस तरीके से दे रखा है डायग्रामेटिक व्यू कि किस तरीके से एसिटाइलकोलिन का सिंथेसिस हो रहा है और किस तरीके से उसका रिसेप्टर से बाइंड होकर वो अपना एक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखे हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ये मेन पॉइंट रहता है कि कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कारिन रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। इन दोनों का बेसिकली मेन रोल रहता है। मस्कारिन रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द हार्ट, स्मूथ मसल ग्लैंड्स, आईज एंड सीएनएस। तो मस्कारिन रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर होते हैं, हार्ट, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स, आईज एंड सीएनएस पे होते हैं। मस्कारिन रिसेप्टर आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। 5 सब टाइप्स ऑफ मस्कारिन रिसेप्टर इज M1 to M5। ओके, तो जो मस्कारिन रिसेप्टर होते हैं वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। ये 5 टाइप के होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। जो बेसिकली जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स, ठीक है, आईज एंड सीएनएस। नेक्स्ट आता है निकोटिनिक रिसेप्टर, आप प्रेजेंट इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया एंड एड्रिनल मेडुला। 2 सब टाइप दे रखे हैं निकोटिनिक रिसेप्टर के। ये 2 टाइप के होते हैं, एनएम रिसेप्टर, ठीक है, एनएम रिसेप्टर एंड एन रिसेप्टर। क्योंकि एनएम रिसेप्टर प्रेजेंट एट द स्केलेटल मसल एंड, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल की मसल एंड प्लेट पर होते हैं, इसलिए इसे एनएम रिसेप्टर बोला जाता है। एंड एनएन रिसेप्टर जो होते हैं वो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया एंड एडिनल मेडुला पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से निकोटिनिक रिसेप्टर को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, एनएम रिसेप्टर एंड एनएन रिसेप्टर। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्रामेटिक व्यू दिया है इसका कि मस्कारिन रिसेप्टर एंड निकोटिन रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। मस्कारिन रिसेप्टर भी 5 टाइप्स के हैं। ठीक है, अब M1 रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ है, M1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड M2 receptor present in heart, nerves and smooth muscles. M3 receptor is present in glands and smooth muscles. M4 receptor is present in CNS and M5 receptor is also present on CNS. Okay. Next is nicotinic receptor. 2 टाइप के हैं, NM receptor and NN receptor. NM receptor present होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एंड NN receptor present on autonomic ganglia, adrenal medulla and CNS. तो इनकी जो लोकेशन होती है रिसेप्टर की वेरी इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है और वहीं पे जाके ड्रग बाइंड करेगी और उस पर्टिकुलर ऑर्गन से उसका एक्शन होगा। ओके, अब इसमें यहाँ से स्टार्ट होता है। अब तक हमने पढ़ा कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक सिस्टम क्या होता है, उसमें एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका सिंथेसिस कैसे होती है, वो रिसेप्टर से आके बाइंड करता है एंड देन उसका एक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं, कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, कि कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज करते हैं। Cholinergic drugs are chemicals that act at the same site as acetylcholine and thereby mimic its action. तो ये वो ड्रग्स होती हैं जिनका एक्शन एज सेम होता है एज एसिटाइलकोलिन के, जो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को मिमिक करती हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है फार्मा सिम्पैथोमाइमेटिक्स और कॉलिनोमाइमेटिक्स। ठीक है, जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम पर्पज से तो वहां पर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स आता है। ठीक है, व्हाट इज पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, मतलब कोलिनर्जिक ड्रग्स, मतलब वो ड्रग्स जो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को मिमिक कर रही हैं। ओके, उसका क्लासिफिकेशन ऐसे 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज ईस्टर्स ऑफ कोलिन एंड सेकंड इज कोलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड्स। ईस्टर्स ऑफ कोलिन में ड्रग्स आती हैं एसिटाइलकोलिन, मीथाकोलिन, कार्बाकोल एंड बीथानिकोल। कोलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड्स इज पिलोकार्पिन एंड मस्करिन। ठीक है, तो ये इसका ड्रग है। ये जो जितनी भी ड्रग्स होती हैं इनका एक्शन एज एसिटाइलकोलिन की तरह होता है, ये एज इट इज एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ये मिमिक करती है। एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारी बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिन, उसका एक्शन कैसे होता है ये भी तो पता होना चाहिए कि एसिटाइलकोलिन आखिर
काम क्या कर रहा है कि ये कौन कौन से बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन है वहां पे जाके अटैच हो रहा है और उसका एक्शन कैसे हो रहा है। तो वही दे रखा है यहाँ पर कि एसिटाइलकोलिन का एक्शन होता कैसे है। तो फर्स्ट इज ऑन हार्ट। The action of acetylcholine is similar to that of vagal stimulation. It depresses the SA node. Acetylcholine का जो एक्शन है वो वैगल स्टिमुलेशन के सिमिलर है. इट मीन्स दैट वैगस नर्व जो क्रेनियल नर्व्स हैं हमारी 10th नंबर की नर्व रहती हैं जो क्या मेनली हार्ट और बहुत सारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जिसको इनर्वेट करके वहां पर अपना एक्शन देती है। तो वही दे रखा है कि एसिटाइलकोलिन का जो एक्शन है वो वैगल स्टिमुलेशन के सिमिलर है। तो जनरली क्या करती है, डिप्रेस द एसे नोड, ये एसे नोड को डिप्रेस कर देती है, ठीक है, रिड्यूस द हार्ट रेट ऑन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली हम देखें तो हार्ट रेट को कम कर रही है, उसके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ये कम कर देती है। सेकेंड इज ऑन ब्लड वेसल। Acetylcholine relaxes the smooth muscles, vascular smooth muscles, and dilate the blood vessels. The blood vessels पे क्या रहता है इसका एक्शन, स्मूथ मसल को ये रिलैक्स करती हैं, ब्लड वेसल को डायलेट कर देती हैं, ठीक है। तो जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि एसिटाइलकोलिन का एक्शन कौन कौन से पार्ट पे क्या है। तो हार्ट के एक्शन को ये डिक्रीज कर रही है, ब्लड वेसल को डायलेट कर रही है, स्मूथ मसल को रिलैक्स कर रही है। थर्ड देखें स्मूथ मसल्स पे, स्मूथ मसल इज मोस्ट ऑर्गन्स इज कॉन्ट्रैक्टेड मेनली थ्रू द M3 रिसेप्टर, क्योंकि M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स पे, तो इसका एक्शन जो रहता है वो M3 रिसेप्टर के थ्रू रहता है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन की जो स्मूथ मसल रहती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। टोन एंड पेरिस्टाल्सिस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज इंक्रीज एब्डोमिनल क्रैम्प्स, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रही हैं, तो GIT में जो भी मसल्स हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ा रही हैं, जिससे इवैक्यूएशन ऑफ बोल, बोल मूवमेंट बढ़ जाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो रहता है यूटेरस में वो भी बढ़ जाता है, और ब्रोंकियल मसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अस्थमैटिक्स आर हाईली सेंसिटिव टू ब्रोंकोस्पाज्म एंड डिस्पनिया, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं क्या कर रही हैं, ब्रोंकियल मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं। तो अगर हम अस्थमैटिक पेशेंट को अगर हम एसिटाइलकोलिन दे रहे हैं तो ये हाईली सेंसिटिव होता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, वहाँ पे डिस्पनिया हो सकता है, मतलब लॉस ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन क्या कर रहा है, ब्रोंकियल मसल में स्पाज्म कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। तो अस्थमा में भी यही कंडीशन रहती है, तो एक तरह से अस्थमा को ये फेवर कर रहा है, ठीक है। तो ये है, तो स्मूथ मसल में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। नेक्स्ट आता है ऑन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में सिक्रीशन होता है, ठीक है, तो सिक्रीशन को ये एनहांस करती हैं। एसिटाइलकोलिन एनहांसेस द सिक्रीशन ऑफ ऑल ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, नेसोफेरेंजियल ग्लैंड, ट्रैक्यूब्रंकियल, गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, जितने भी सिक्रीशंस रहते हैं इनको क्या करती हैं, एनहांस कर देती हैं। एनहांस ब्रोंकियल सिक्रीशन, ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है, रिजल्ट इन सीवियर डिस्पनिया। फिफ्थ एक्शन ऑन आई। एसिटाइलकोलिन ब्रिंग अबाउट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, ये प्यूपिल में कॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं, आई की जो प्यूपिल रहती है, ठीक है, रिजल्ट इन मायोसिस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस, ठीक है, आइरिस की जो सर्कुलर मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके ये प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं, ठीक है। तो ये एक्शन था एसिटाइलकोलिन का हमारी बॉडी के अंदर, क्या क्या एक्शन रहता है एसिटाइलकोलिन का, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन आता है निकोटिनिक एक्शन। अब तक जो एक्शन पढ़ रहे थे, मस्करिन में एक्शन पढ़ रहे थे, मस्करिन जो मस्करिन रिसेप्टर होते हैं उन पे एक्शन क्या है। नेक्स्ट इज ऑन निकोटिनिक एक्शन रहता है। दीज इफेक्ट रिजेंबल द एक्शन ऑफ द एल्कलॉइड निकोटिन, एल्कलॉइड होता है निकोटिन, उसके एक्शन से बिल्कुल रिजेंबल करता है, एंड आर ब्राउट अबाउट बाय स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर बाय एसिटाइलकोलिन। तो इसका एक्शन जो रहता है वो तीन साइड्स पे रहता है, NMJ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पता भी होगा आपको, जहाँ पे दो न्यूरॉन आके कंबाइंड होती हैं, ठीक है, अपना वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का जहाँ पे एक्सचेंज होता है तो वो कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एसिटाइलकोलिन ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल बाय स्टिमुलेटिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो एसिटाइलकोलिन क्या कर रहे हैं, जनरली इनका जो निकोटिनिक एक्शन जो रहता है बेसिकली वो स्केलेटल मसल्स पे रहता है, तो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। सेकंड इज ऑन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। गैंग्लिया गैंग्लियन का ग्रुप रहता है, वो गैंग्लिया है। एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया एंड द एड्रेनल मेडुला। बेसिकली जो इसका एक्शन है वो स्टिमुलेशन एक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन कर रही है स्मूथ मसल में, एटोनॉमिक गैंग्लिया जो होते हैं उनको एक्टिवेट कर रही हैं, स्टिमुलेट कर रही हैं। ऑन CNS पर एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एट सेवरल साइट इन द CNS, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी एसिटाइलकोलिन जो है वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर वर्क कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने बताया है एसिटाइलकोलिन के एक्शन क्या क्या हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है,
ठीक है, जैसा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट रेट को, बीपी को डिक्रीज करता है। नॉन वेस्कुलर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, मतलब जो मसल्स रहती हैं उनपे गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज कर रहा है। प्रमोट यूरिन बॉयडिंग। स्मूथ मसल्स पे ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है, जैसे ब्रोंकियल मसल में स्पाज्म की कॉन्ट्रैक्शन करता है स्मूथ मसल्स में। ग्लैंड्स में सिक्रीशन को एनहांस करता है। आई में मायोसिस, स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन। स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन मतलब होता है जब हमारी आई की जो सिलियरी मसल्स हैं वो बहुत कुछ टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहती है। मतलब एक टाइम पे एक कंडीशन आती है जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हम फोकस कर रहे होते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है एकोमोडेशन की। तो उसे बोलते हैं स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन। इसमें क्या रहता है कि सिलियरी मसल्स जो रहती हैं वो कुछ टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहती हैं। डिक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है, ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट इज ऑन एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि बताया है कि स्केलेटल मसल्स जो रहती हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। एंड देन ऑन गैंग्लिया, जो गैंग्लिया होता है उसको भी स्टिमुलेशन इफेक्ट होता है। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे रखा है कि जो एसिटल कोलिन है उसका बेसिकली पर्टिकुलर ऑर्गन पे उसका एक्शन क्या क्या रहता है। ओके, अब इसमें आता है कॉलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड। इसका एग्जांपल दे रखा है पिलोकार्पिन। यहाँ पे पिलोकार्पिन का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन किया है मैंने। तो पिलोकार्पिन इज एन एल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पिलोकार्पस माइक्रोफिलस। तो पिलोकार्पिन क्या है, एक एल्कलॉइड है जो कहाँ से मिल रहा है, पिलोकार्पस माइक्रोफिलस की लीव से मिल रहा है। लाइक एसिटल कोलिन, इट स्टिमुलेट्स कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है, इसका एसिटल कोलिन की तरह रहता है। ठीक है, फ्लोकार्पिन क्या कर रहा है, एसिटल कोलिन की तरह ही एक्शन कर रहा है बॉडी के अंदर। इट्स एक्शन ऑन द आई आर इंपॉर्टेंट, हमारी आई पर इसका एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्या करता है आई में, मायोसिस, क्योंकि एसिटल कोलिन क्या कर रहा है, मायोसिस करता है। तो एज इट इज उसका एक्शन मिमिक होता है यहाँ पे। तो मायोसिस करता है, स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन एंड फॉल इन इंट्राऑक्यूलर टेंशन। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज स्वेट, ये स्वेट को भी इंक्रीज करता है, इसलिए इसे डाइफोरेटिक भी बोलते हैं। एंड सलाइवरी सिक्रीशंस को भी बढ़ा देता है, इसलिए इसे साइलोगॉगी बोलते हैं। तो पिलोकार्पिन का जो बेसिकली वर्क है वो एसिटाइल कोलिन की तरह है। तो ये क्या करता है, इंट्राऑक्यूलर टेंशन को कम कर रहा है, ठीक है, मायोसिस कर रहा है। ओके, पिलोकार्पिन के जो यूजेस हैं वो हैं, पिलोकार्पिन इज यूज्ड इन ग्लूकोमा। बेसिकली इसका जो यूज किया जाता है वो ग्लूकोमा डिसीज में करते हैं। अब ग्लूकोमा को मैंने यहाँ पे नोट में डिस्क्राइब किया है कि ग्लूकोमा क्या है। ग्लूकोमा इज एन आई डिजीज, एक आई डिसीज है ग्लूकोमा, कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो ये क्या करती है, ग्लूकोमा की कंडीशन में क्या होता है, हमारी आईज में इंट्राऑक्यूलर टेंशन, जो आई में जो टेंशन होती है सिलियरी मसल्स में वो बढ़ जाती है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लूकोमा। ऐसा क्यों होता है, एक्वस ह्यूमर इज सिक्रेटेड बाय द सिलियरी बॉडी, क्योंकि सिलियरी मसल्स होती है वहां से एक्वस ह्यूमर बढ़ जाता है। एक्वस ह्यूमर मतलब एक लिक्विड रहता है, सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन ज्यादा से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है अबव 30 mmHg, कैन डैमेज द ऑप्टिक नर्व, जिससे क्या होती है हमारी आई की जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो ऑल ओवर ये है कि ग्लूकोमा की कंडीशन में ये रहता है कि इंट्राऑक्यूलर टेंशन बढ़ जाने के कारण, क्योंकि सिलियरी मसल से एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है, जो प्रेशर है वो 30 mmHg से ज्यादा हो जाता है, तो ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है। अगर ये अनट्रीटेड रहे, इरिवर्सिबल डैमेज का ना कहा, ऑप्टिक नर्व डिजेनरेट्स लीडिंग टू परमानेंट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व जिससे क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ग्लूकोमा इज अ वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ग्लूकोमा जो है वो कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का बेसिकली। तो यही है, ग्लूकोमा को ट्रीटमेंट देने के लिए पिलोकार्पिन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली ग्लूकोमा अगर आप देखें तो ये है कि इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर टेंशन इन आई। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कॉलिनर्जिक सिस्टम का एक पार्ट, कॉलिनोमाइमेटिक्स। ठीक है, इसके बाद इस कॉलिनर्जिक सिस्टम वाले जो चैप्टर में दो टॉपिक और रिमेनिंग है, दैट इज एंटी कॉलिनस्ट्रेज ड्रग एंड एंटी कॉलिनर्जिक्स। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगी। ओके, एंड देन उसके बाद लास्ट जो पार्ट रहता है इसका वो रहता है एड्रेनर्जिक सिस्टम, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।